जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनसीसी पेपर। दोस्तों, कल हम लोगों ने डिस्कशन किए थे मॉडल प्रश्न पेपर 1 का कुछ क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम लोग जाने थे कि एनसीसी का जो एग्ज़ाम होता है ए बी या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसका क्वेश्चन पूछने का सीक्वेंस क्या होता है और आंसर किस प्रकार के लिखना रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वे सारे डिस्कशन किए थे। और इसी में कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ था, इसका आधा क्वेश्चंस, तो उसको हम लोग आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास में आगे। तो हम लोग 35 नया टॉपिक से शुरुआत करेंगे यहाँ से। ठीक है, हम लोग आज यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे स्वास्थ्य विज्ञान एवं स्वच्छता, क्योंकि बाकी टॉपिक हम लोग कल के क्लास में डिस्कशन कर लिए थे। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखे हैं तो इस क्लास के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा आप लोगों को उस क्लास का लिंक, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग देख रहे हैं एनसीसी एग्ज़ाम्स के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो ये क्लास 2 रहेगा, कल मैंने क्लास 1 डाला था। तो पहला टॉपिक रहेगा स्वास्थ्य विज्ञान एवं स्वच्छता। इस टॉपिक से प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है स्वास्थ्य विज्ञान क्या है। प्रश्न पूछा गया यहाँ पे 35 में, स्वास्थ्य विज्ञान क्या है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें निजी एवं लोक स्वास्थ्य के सिद्धांतों के प्रसार का अध्ययन किया जाता है। स्वास्थ्य विज्ञान क्या है पूछेंगे आप लोगों से, तो आप लोगों को आंसर लिखना रहेगा यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें निजी एवं लोक स्वास्थ्य के सिद्धांतों के प्रसार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न है 36वां, स्वच्छता क्या है। प्रश्न पूछा गया है स्वच्छता क्या है, तो यह स्वयं को एवं अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने की कला है। सिर्फ इतना लिखना है, एक आंसर, एक लाइन में आंसर लिख देना है स्वच्छता क्या है पूछेंगे तो। उसके बाद प्रश्न पूछा गया है व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या आता है। प्रश्न पूछा गया है व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या आता है, तो अपने शरीर और त्वचा की सफाई, ये पहला लिख दोगे। दांतों की सफाई, नाखूनों की सफाई, बालों की सफाई, वस्त्रों की सफाई। तो ये कुछ इजी पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। एनसीसी के एग्ज़ाम में चाहे बी सर्टिफिकेट का हो या ए सर्टिफिकेट का, या आपके एनसीसी के सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम हो, तो ये प्रश्न पूछेंगे आपसे कि व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या क्या, मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या आता है, तो ये चीज़ें लिख सकते हो। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, जल को शुद्ध करने की विभिन्न विधियाँ क्या है। ये आप लोग अपने 10th क्लास में साइंस सब्जेक्ट में पढ़े होंगे। अवसादन विधि, निस्पंदन विधि, उबाल कर हम लोग जल को शुद्ध कर सकते हैं, क्लोरीनेशन, स्टेरिलाइजेशन, रिवर्स ओस्मोसिस और यूवी फिल्टर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोगों को इतना याद नहीं रखना है, फिर भी आप लोग कुछ विधियां लिखोगे जो जल को शुद्ध करने की है। तो कौन कौन से लिख सकते हो, अवसादन विधि लिख सकते हो, निस्पंदन, उबाल कर हम लोग शुद्ध कर सकते हैं, क्लोरीनेशन से भी, स्लेराइजेशन से भी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग ईजी तरीके से याद कर सकते हो। उसके बाद प्रश्न पूछा गया है 39 में, शौचालयों के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा, स्वास्थ्य विज्ञान एवं स्वच्छता। तो इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है शौचालयों के विभिन्न प्रकार क्या है। ऐसे ही टॉपिक वाइज ही आप लोगों के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। एक टॉपिक दिया तो उस टॉपिक से फिल इन द ब्लैंक्स देंगे और सत्य असत्य लिखने को देंगे, क्वेश्चन आंसर्स देंगे। उसके बाद फिर अगला टॉपिक कुछ पूछेंगे। इस प्रकार से आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है एनसीसी का। तो शौचालयों के विभिन्न प्रकार क्या है, तो वाटर कैरिज सिस्टम, ये पहला लिख दोगे, फिर एक्वा प्रीवी ये दूसरा, फिर रिमूवल सिस्टम और डीप ट्रेंच और सैलो ट्रेंच। तो ये हो जाते हैं शौचालयों के प्रकार, विभिन्न प्रकार। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न है मलेरिया से बचाव के क्या उपाय हैं। तो ये चीज़ें आप लोग लिख सकते हो बिना पढ़े ही। डीडीटी रसायन का छिड़काव, उसके बाद मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले साधनों का प्रयोग, उचित रूप से शरीर को ढकने वाले वस्त्रों का प्रयोग। ठीक है, तो ये हो जाता है आप लोगों का कौन सा टॉपिक, स्वास्थ्य विज्ञान एवं स्वच्छता। इस टॉपिक से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और घर के आसपास पानी जमा न होने देना है, इससे भी मच्छर मतलब आपका मलेरिया से बच सकते हो। नलियों आदि में मिट्टी का तेल छिड़के,
उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है स्वच्छता का क्या महत्व है। प्रश्न पूछा गया है स्वच्छता का क्या महत्व है। तो हमारे समुदाय का स्वास्थ्य स्वच्छता पर निर्भर करता है। स्वच्छता में भौतिक परिवेश की स्वच्छता, लोगों की आदतें, भोजन, जल तथा वायु की गुणवत्ता आदि का भी बड़ा महत्व है। यदि इनमें से किसी भी कारक की गुणवत्ता में कोई कमी आती है तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो स्वच्छता का क्या महत्व है पूछेंगे तो आप लोग इसका आंसर भी अपने तरीके से लिख सकते हो। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है एडवेंचर गतिविधियाँ है, साहसिक गतिविधियाँ या फिर साहसिक प्रशिक्षण टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, उसी से प्रश्न है जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एडवेंचर ट्रेनिंग। तो इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भू आधारित विभिन्न साहसिक गतिविधियां कौन सी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है कि भू आधारित विभिन्न साहसिक गतिविधियां कौन कौन सी हैं। तो चट्टानों पर चढ़ना, पर्वतारोहण, पद यात्रा, साइकिल व मोटरसाइकिल अभियान। तो ये इजी नाम्स है और इजी क्वेश्चंस है इस टॉपिक से, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। भू आधारित विभिन्न साहसिक गतिविधियां कौन कौन सी है। तो आप लोगों को बताना है चट्टानों पर चढ़ना, पर्वतारोहण, पद यात्रा, साइकिल व मोटरसाइकिल अभियान। उसके बाद है साहसिक प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है मोस्ट टाइम। साहसिक प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है, ये आप लोगों से वाइवा में भी पूछ दिया जाता है इस प्रकार का प्रश्न। तो एनसीसी कैडेट्स को यह प्रशिक्षण उनमें नेतृत्व, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प एवं टीम भावना के गुणों के विकास के उद्देश्य से दिया जाता है। एनसीसी कैडेट्स को साहसिक प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है, ये भी पूछ सकता है आप लोगों से प्रश्न इस प्रकार से। या फिर यहाँ पे पूछा गया है जैसे कि साहसिक प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो आप लोगों को बताना है एनसीसी कैडेट्स को यह प्रशिक्षण उनमें नेतृत्व, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प एवं टीम भावना के गुणों के विकास के उद्देश्य से दिया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का टॉपिक रहेगा आप लोगों का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। कौन सा टॉपिक आ जाता है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देखना है आप लोगों को, समझते जाना है क्वेश्चन आंसर कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यही सबसे मेन मकसद रहता है आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र देखने से यही फ़ायदा मिलता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका सीक्वेंस क्या होता है, लगभग कैसे प्रश्न पूछा जाता है, कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, ये चीज़ों को समझते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है पूछा गया है, तो इसका आंसर सुन लो एक बार। यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी, वैश्विक तापमान में वृद्धि और क्लोरोफ्लोरोबेंजीन गैस के अधिक प्रयोग द्वारा वातावरण की ओजोन परत क्षीण होने का संयुक्त प्रभाव है। इसके कारण संपूर्ण विश्व में मानव जीवन और जीवों व वनस्पतियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तो आंसर क्या देखने को मिला आप लोगों को, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट में। तो यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी, वैश्विक तापमान में वृद्धि और क्लोरोफ्लोरोबेंजीन गैस के अधिक उपयोग द्वारा वातावरण की ओजोन परत क्षीण होने का संयुक्त प्रभाव है। इसके कारण संपूर्ण विश्व में मानव जीवन और जीवों व वनस्पतियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, ये लिखना है आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों से कि पर्यावरण क्षरण के क्या प्रभाव है। पर्यावरण क्षरण के प्रभाव पूछा गया है ना। तो वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी, ये लिख सकते हो, अम्ल वर्षा, ओजोन परत का क्षीण होना। तो ये हो जाता है पर्यावरण क्षरण के क्या प्रभाव है, वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी, अम्ल वर्षा, ओजोन परत का क्षीण होना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब यहाँ पे पूछा गया है पर्यावरण के संरक्षण में कैडेट्स कैसे भूमिका निभा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि यहाँ पे सीधा एनसीसी कैडेट्स को रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछा गया है। तो पर्यावरण के संरक्षण में कैडेट्स कैसे भूमिका निभा सकते हैं। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए कैडेट्स निम्नलिखित गतिविधियों द्वारा सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। कौन कौन सा, तो वृक्षारोपण करना व पेड़ों की कटाई रोकना, ये कर सकते हो, इसके लिए अभियान भी चलाते हो आप लोग। उसके बाद लोगों को प्रेरित करना व उनका मार्गदर्शन करना। ठीक है, जल का अपव्यय व प्रदूषण रोकना, ये भी पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद कूड़े कचरे का उचित निपटान करवाना, ये भी लिख सकते हो। उसके बाद लोगों को शिक्षित व जागृत करना,
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग अपने से भी लिख सकते हो और यहाँ से याद करके भी लिख सकते हो। अपने अपने हैंड बुक्स में भी पढ़ा है ये चीज़ें। जब आप लोग कैंप गए थे तो थ्योरी क्लासेस जो चलाया जाता था उस टाइम भी आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ने को मिल जाता है। तो फिर देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सशस्त्र सेनाएं। इस टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आगे वो रहेगा सशस्त्र सेनाएं टॉपिक से। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, विभिन्न सेना कमानों के नाम क्या है। प्रश्न पूछा गया है विभिन्न सेना कमानों के नाम क्या है। जब मैं एनसीसी में सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दिलाने गया था तो भी ये प्रश्न पूछा गया था, विभिन्न सेना कमानों के नाम क्या हैं। तो उत्तरी कमान, पश्चिमी कमान, मध्य कमान, दक्षिण कमान, दक्षिण पश्चिम कमान, पूर्वी कमान, फिर प्रशिक्षण कमान। तो आप लोगों को बता देना है विभिन्न सेना कमानों के नाम पूछेंगे आप लोगों से, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है। उत्तरी कमान, पश्चिमी कमान, मध्य कमान, दक्षिणी कमान, दक्षिण पश्चिम कमान, उसके बाद पूर्व कमान, पूर्वी कमान जिसको हम लोग बोलेंगे, उसके बाद प्रशिक्षण कमान। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 48 में, सेना के लड़ाकू अंगों के नाम क्या है। तो देख सकते हो सशस्त्र सेनाएं, इस टॉपिक से इस प्रकार के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि सेना के लड़ाकू अंगों के नाम क्या है। तो शस्त्रागार लिखना है आप लोगों को, पैदल सेना, यंत्रीकृत पैदल सेना, तीन ही चीज़ लिखना है। सेना के लड़ाकू अंगों के नाम क्या है बोलेंगे तो शस्त्रागार, पैदल सेना, यंत्रीकृत पैदल सेना। तो ये हो जाता है यहाँ से सिर्फ सशस्त्र सेना टॉपिक से 2 प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा। इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मतलब इस क्वेश्चन सेट में है देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो सेल्फ डिफेंस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस बने हैं इस सेट में ये देखना। तो कैडेट्स को नैतिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। प्रश्न पूछा गया है कैडेट्स को नैतिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। तो आप लोगों को कुछ पॉइंट्स लिखना है। अपनी जिम्मेदारी समझे और युवाओं के लिए आदर्श स्थापित करें। क्या लिखोगे पहला पॉइंट, अपनी जिम्मेदारी समझे और युवाओं के लिए आदर्श स्थापित करें। उसके बाद नशीली दवाओं, शराब एवं तंबाकू आदि से दूर रहें, ये दूसरा पॉइंट लिखोगे। फिर अच्छी संगत में रहें, बुरे मित्र आपको कठिनाई में डाल सकते हैं, ये भी पॉइंट लिखना है आप लोगों को। उसके बाद पढ़ाई, संगीत, चित्रकला, बागवानी जैसे उत्तम शौक रखें, ये चौथा पॉइंट लिख देना है। फिर पांचवा पॉइंट आप लोग लिखोगे, समय व साधनों का अपव्यय ना करें, ये लिख दोगे। उसके बाद छठा पॉइंट लिखना है आप लोगों को, जो भी करें नियम अनुसार करें। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर। और 49 प्रश्न क्या पूछा गया था, तो कैडेट्स को नैतिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है कैडेट्स का सामान्य व्यवहार कैसा होना चाहिए। कैडेट्स का सामान्य व्यवहार कैसे होना चाहिए, तो उन्हें पूर्णतः अनुशासित, शांतिप्रिय, मित्रवत और सहकारी होना चाहिए। उन्हें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए। उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आपसी सम्मान की भावना रखनी चाहिए। उन्हें कभी भी किसी अनैतिक कार्य में संलिप्त नहीं होना चाहिए। किसमें अनैतिक कार्य में संलिप्त नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि बाकी पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो। उन्हें सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये पॉइंट्स आप लोग अपने से भी लिख सकते हो। तो कैडेट्स का सामान्य व्यवहार कैसा होना चाहिए बोलेंगे तो आप लोग अच्छे पॉइंट्स, पॉजिटिव थॉट्स लिखोगे यहाँ पे अपने मन से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का टॉपिक रहेगा मैप रीडिंग, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानचित्र अध्ययन। तो इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है ये समझना है आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन पूछा है मानचित्र क्या होता है, तो आप लोगों को आंसर लिखना होगा। मानचित्र किसी भूभाग एवं उसकी सभी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संरचनाओं को कुछ पारंपरिक संकेतों द्वारा समानुपातिक रूप में दर्शाने वाला समतल चित्र होता है। मानचित्र क्या होता है, तो मानचित्र किसी भूभाग एवं उसकी सभी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संरचनाओं को कुछ पारंपरिक संकेतों द्वारा समानुपातिक रूप में दर्शाने वाला समतल चित्र होता है। मैप रीडिंग पे मैंने स्पेशल क्लासेस चलाया है, अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को 3 प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। आपके एनसीसी का जो हैंडबुक है, हैंडबुक में जो जो टॉपिक है
उस एक एक टॉपिक पे एक एक क्लास मैंने डाला है, उसका प्लेलिस्ट बनाया है, ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनाया है तो आप लोगों का जो हैंडबुक है तो उसी नाम से बनाया है, एनसीसी हैंडबुक टॉपिक वाइज क्लासेस। उसके बाद आप लोगों के लिए मैंने बनाया है टारगेट अल्फ़ा ग्रेड का एक प्लेलिस्ट है, उसको भी आप लोगों को पढ़ लेना है। इसके तहत भी हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्लासेस डाले हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए मैंने लॉन्ग क्लासेस डाले हैं, जैसे कि एनसीसी का मैराथन क्लास जिसमें लगभग 20 मिनट से ज़्यादा का क्लासेस है, इसका भी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये तीनों प्लेलिस्ट आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है आपके एग्ज़ाम से पहले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपको ए ग्रेड लाने के लिए। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मानचित्र के क्या उपयोग हैं, प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, मानचित्र के क्या उपयोग हैं? किसी भी स्थान पर अपनी स्थिति का पता लगाना, उसके बाद एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा ज्ञात करना, ये दूसरा पॉइंट। किसी भूभाग की विभिन्न विशेषताएं ज्ञात करना, ये तीसरा पॉइंट। युद्ध के समय चाल की योजना बनाना, ये हो जाता है मानचित्र के कुछ उपयोग जो आप लोगों को आपके एग्जाम में पूछेंगे तो लिखने आना चाहिए। फिर है कंपास के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो कंपास का भागों का नाम आप लोगों को याद कराया था। थंबरिंग लिखोगे, लीड लिखोगे, विंडो, फिर टंग, लाइबर लाइन, डायरेक्शन मार्क, फिर उसके बाद प्रिज्म। तो ये कुछ नाम हैं जो कंपास में उपयोग होते हैं। कंपास के कुछ भागों का नाम यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि थंबरिंग, लीड, विंडो, टंग, लाइबर लाइन, डायरेक्शन मार्क, प्रिज्म। ठीक है, फिर देखते हैं कार्डिनल पॉइंट्स और उत्तर नॉर्थ के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो कार्डिनल पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों से 4 दिशा पूछा जाएगा तो आप लोग बता लोगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करके, लेकिन आप लोगों को फंसाने के लिए पूछा जाता है कार्डिनल पॉइंट्स लिखिए या फिर कार्डिनल पॉइंट खाली स्थान प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों को बताना है 4 प्रकार का कौन कौन सा। तो आप लोगों का जो दिशा होता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसी को बोला जाता है कार्डिनल पॉइंट। उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उत्तर के प्रकार, टाइप्स ऑफ नॉर्थ कौन कौन सा होता है। तो वास्तविक उत्तर, उसके बाद चुंबकीय उत्तर, उसके बाद ग्रिड उत्तर। इसको हिंदी इंग्लिश में क्या 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 बोलते हैं? तो वास्तविक उत्तर को हम लोग बोल देते हैं ट्रू नॉर्थ, उसके बाद चुंबकीय उत्तर को बोल देते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ, उसके बाद ग्रिड उत्तर को ग्रिड नॉर्थ। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जैसे कि कंपास के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कार्डिनल पॉइंट्स और उत्तर के प्रकार, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित के लिए पारंपरिक संकेत बनाइए। मैं आप लोगों को एक चीज़ बोला था कि मैं अपने क्लास में कन्वेंशनल साइंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप लोग सिर्फ क्लास देखते हो ना, उसको लाइक करते हो ना, क्लास के नीचे कुछ कमेंट करते हो। तो जब तक आप लोग कमेंट्स करके कुछ बोलोगे नहीं, क्लास को लाइक नहीं करोगे, तब तक मेरे को भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है, आप लोग क्लास को प्लीज़ देखते हो तो लाइक किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, और क्लास अच्छा लगता है तो थोड़ा सा कमेंट किया करो। मैंने आप लोगों को बोला था कि कन्वेंशनल साइंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन किसी कैडेट्स ने मुझे कमेंट करके ये नहीं बोला कि सर आप कन्वेंशनल साइंस को बताने वाले थे। मैं इस पर स्पेशल क्लास लाने वाला था लेकिन भूल गया हूँ। आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को सारा कन्वेंशनल साइंस जो आपके हैंडबुक में है और जो एनसीसी का बड़ा वाला बुक आता है उसमें भी जो दिया है, सभी को एक ही क्लास में कवर कराऊंगा। और उसमें से कौन कौन से कन्वेंशनल साइन है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग उसमें डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है पहले धारा का पारंपरिक संकेत, तो कुछ इस प्रकार का बनाना है आप लोगों को। उसके बाद मंदिर का ये इस प्रकार का, उसके बाद नलकूप तो इस प्रकार का बना दोगे, फिर मस्जिद का ये बनाओगे, फिर किला का ये बनाओगे। और कन्वेंशनल साइन 1-2 को याद करने से याद नहीं होता, कन्वेंशनल साइन आप लोग पूरा पढ़ोगे तभी सब चीज़ याद होगा। 1-2 को पढ़ोगे तो बाकी चीज़ भी जो पढ़े रहोगे वो भी भूलोगे, तो इसको पूरा पढ़ लेना है आप लोगों को, ठीक है। फिर है कंपास के क्या उपयोग है। यहाँ पे पूछा गया था प्रश्न कि मानचित्र के क्या उपयोग है, फिर उसके बाद पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न कि कंपास के क्या उपयोग हैं। तो चीज़ों को समझना आप लोग कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है एनसीसी, ठीक है। उसके बाद ही आप लोगों को उसी हिसाब से तैयारी करना है। तो यहाँ पे पूछा गया कंपास के क्या उपयोग हैं, तो उत्तर दिशा का पता लगा सकते हैं कंपास से, फिर मानचित्र सेट करते हैं, उसके बाद रात्रि मार्च में मदद करती है कंपास, उसके बाद चुंबकीय प्रभाव मापते हैं कंपास से। तो ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को लिखना रहेगा, ठीक है। कंपास के क्या उपयोग हैं पूछेंगे तो उत्तर दिशा का पता लगा सकते हैं, मानचित्र सेट करते हैं, चुंबकीय प्रभाव मापते हैं, रात्रि मार्च में इसका मदद ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का अगला टॉपिक क्षेत्र कला एवं
युद्ध कला या फिर क्षेत्र एवं युद्ध कला, तो ये क्या हो जाता है आप लोगों का फील्ड क्राफ्ट एवं बैटल क्राफ्ट से क्वेश्चन। तो इस टॉपिक से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं, जैसे कि क्षेत्र कला क्या होती है। यहाँ पे पूछा गया है क्षेत्र कला क्या होती है। तो क्षेत्र कला का उपलब्ध भूमि एवं उपकरणों को अपने हित में सर्वश्रेष्ठ ढंग से उपयोग करने की कला है। क्षेत्र कला क्या है पूछेंगे आप लोगों से, तो लिखना है आप लोगों को क्षेत्र कला उपलब्ध भूमि और उपकरणों को अपने हित में सर्वश्रेष्ठ ढंग से उपयोग करने की एक कला है। ये लिख देना है एक लाइन में, क्षेत्र कला खत्म। उसके बाद क्षेत्र कला में कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं, तो भूमि का विवरण लिखना है, अवलोकन एवं छिपाव, उसके बाद दूरी का अनुमान, लक्ष्य की पहचान एवं विवरण, शस्त्र रहित एवं शस्त्र सहित चाल। तो ये अलग से मैंने आप लोगों का जो ये टॉपिक चलाया था फील्ड क्राफ्ट है, उसके बाद बैटल क्राफ्ट है, तो ये चीज़ें एकदम डिटेल में पढ़ाया है। एनसीसी हैंडबुक टॉपिक वाइज क्लासेस, इसमें आप लोगों को इसका क्लास देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से एक एक चीज़ इसमें से पढ़ाया है मैंने। तो क्षेत्र कला में कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं, भूमि का विवरण, अवलोकन एवं छिपाव, दूरी का अनुमान, लक्ष्य की पहचान एवं विवरण, शस्त्र रहित एवं शस्त्र सहित चाल। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के मैदान कौन कौन से होते हैं। प्रश्न पूछा गया है विभिन्न प्रकार के मैदान कौन कौन से होते हैं, तो आप लोगों को बताना है मैदान के प्रकार। तो सबसे पहले आप लोगों को लिख देना है उबड़ खाबड़ मैदान, फिर समतल एवं खुला मैदान, ऊंचे मैदान, मृत मैदान। अब इसको आप लोगों को एक से दो लाइन में समझाते जाना है। जैसे कि उबड़ खाबड़ मैदान कौन है, किसको बोलेंगे, तो यह असमतल मैदान होते हैं जो नालों, उभारों आदि से भरे होते हैं। यह पैदल सेना के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि इसमें उनकी गतिविधियां छिपी रहती है। उसके बाद समतल एवं खुला मैदान, यह सपाट खुला मैदान होता है जिसमें छिपने का स्थान नहीं होता, अतः यह दिन की गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं होते। ऊंचे मैदान, यह सामान्य से अधिक ऊंचाई पर होते हैं, जैसे कि पहाड़ी आदि पर। हो जाता है आप लोगों का मृत मैदान। तो मृत मैदान किसको बोलेंगे, यह मैदान शत्रु की दृष्टि से छिपे हुए होते हैं, जैसे कि किसी पहाड़ी आदि के पीछे। ठीक है, तो इन पर शत्रु सीधे गोलीबारी नहीं कर सकते। तो ये हो जाते हैं आप लोगों का विभिन्न प्रकार के मैदान। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दूरी का अनुमान लगाने की विधियां। पूछा गया है यहाँ पे दूरी के अनुमान लगाने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। तो एक ही चीज़ याद आता है आपके माइंड में, अगर आप लोग एनसीसी कैडेट हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से थ्योरी क्लास अटेंड किए हैं परेड के दौरान और आपके कैंप के दौरान, तो दूरी का अनुमान लगाना इतना ही सुनते ही आता है इकाई का, दिखाई का, ये सब चीज़ की रेंज विधि, ब्रैकेटिंग विधि, हाफ आधा माप विधि, ऐसा कुछ पढ़े थे ना, याद आया। तो उसी को आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर लेना है, आपके माइंड में जो चीज़ आ रहा है चल रहा है। दूरी का अनुमान लगाने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है पूछेंगे, तो इकाई माप विधि, प्रतीति विधि, की रेंज विधि, खंड औसत विधि, आधा माप विधि, ब्रैकेटिंग विधि। तो दूरी का अनुमान लगाने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं पूछेंगे, तो आप लोगों को ये 6 पॉइंट्स लिखना है। इकाई माप विधि, प्रतीति विधि, खंड औसत विधि, की रेंज विधि, आधा माप विधि, फिर ब्रैकेटिंग विधि। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 संचार की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। प्रश्न पूछा गया है संचार की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। तो संकेतों की भाषा, संचार का विधि कौन सा बन जाता है, संकेतों की भाषा। फिर ध्वनि के माध्यम से भी आप लोग संचार कर सकते हो, लिखित माध्यम से भी संचार एक विधि हो जाती है, संचार विधि लिखित माध्यम से भी। उसके बाद संदेश वाहक एवं धावक, ये भी लिख सकते हो, तार एवं केबल, ये पॉइंट लिखना है। उसके बाद बेतार यंत्र। ठीक है, तो संचार के लिए विभिन्न विधियां कौन कौन से हैं, संकेतों की भाषा, ध्वनि माध्यम, लिखित माध्यम, संदेश वाहक एवं धावक, तार एवं केबल, बेतार यंत्र। उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक सेना शस्त्र एवं उपकरण। इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं इसको देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक से। तो 7.62 mm SLR की कारगर रेंज, इफेक्टिव रेंज 275 मीटर। 7.62 mm SLR की कारगर रेंज
कितना होता है मीटर में, तो 275 मीटर, ठीक है। उसके बाद LMG की तीव्र फायर रेंज खालिस्तान मैगजीन प्रति मिनट होती है, तो आप लोगों को लिखना है LMG की तीव्र फायर रेंज 3 मैगजीन प्रति मिनट है, ये लिखोगे। उसके बाद SMC का पूरा नाम स्टेन मशीन कार्बाइन, ये लिखोगे। क्या लिखोगे? स्टेन मशीन कार्बाइन, यहाँ से देख लो। उसके बाद LMG को खालिस्तान मुख्य ग्रुपों में खोला जा सकता है, तो 5 प्रमुख भागों में खोला जाता है, ये पढ़े थे। LMG को 5 प्रमुख भागों में खोला जाता है, ये पढ़े थे। उसके बाद 7.62 mm SLR में खाँचों की संख्या खालिस्तान है, तो 6, ठीक। अब आपको एक ही चीज़ यहाँ से समझते हुए जाना है, क्या? तो फुल फॉर्म्स। तो सबसे पहले क्या पढ़े? SLR तो सेल्फ लोडिंग राइफल, LMG तो लाइट मशीन गन, SMC तो इसका हो जाएगा स्टेन मशीन कार्बाइन, LMG लाइट मशीन गन, SLR सेल्फ लोडिंग राइफल, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न है, उसका आंसर आप लोगों को लिखना रहेगा, जैसे कि 7.62 mm राइफल का कैलिबर क्या होता है? तो जिस भी राइफल का कैलिबर कुतर बोर पूछेंगे तो वही होता है, तो यहाँ पे 7.62 mm राइफल का कैलिबर पूछा है, तो 7.62 mm ही लिखना है। उसके बाद 7.62 mm SLR का भरी हुई मैगजीन के साथ कितना वजन होता है, और इसका खाली मैगजीन का वजन भी कल पढ़े थे हम लोग। यहाँ पे पूछा गया है भरी हुई मैगजीन के साथ वजन, तो 5.1 किलोग्राम बताना है आप लोगों को। 7.62 mm SLR का भरी हुई मैगजीन के साथ कितना वजन होता है, तो 5.1 kg, ठीक है। उसके बाद 7.62 mm SLR की कारगर रेंज, इफेक्टिव रेंज अभी फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़े हैं, 275। उसके बाद प्रश्न पूछा गया है 7.62 mm SLR राइफल में कितने राउंड लोड होते हैं, कितने राउंड लोड होते हैं। तो जब मैंने सभी राइफल का जो क्वालिटीज़ है उसको क्वालिटीज़ को कंपेयर करने वाला जो क्लास लाया था, जिसमें सबका इफेक्टिव रेंज, कुतर कितना आप फायर करते हैं, कितने मिनट में कितना फायर कर सकते हैं, ये वाला जो क्लास लाया था, उसमें सारा डिटेल आप लोगों का, सारा डाउट आप लोगों का क्लियर कराया था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा था 7.62 mm SLR राइफल में कितने राउंड लोड होते हैं, तो 20 राउंड। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है 7.62 mm SLR का पूरा नाम क्या है। तो 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल, देखो मैंने बताया अभी कि सभी जो राइफल्स है उसका पूरा नाम ही पूछ दिया जाता है। तो आप लोग जब तक क्वेश्चन देखोगे नहीं तो आप लोगों को लगेगा नहीं कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। इसी मकसद से आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन पेपर इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ 2 क्लास में। तो देखो SLR का पूरा नाम पूछा है, LMG का पूछेंगे आप लोगों से, स्टेन गन का पूछेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं अगला। तो 7.62 mm SLR की सफाई की मुख्य वस्तुएं क्या हैं। 7.62 mm SLR की सफाई की मुख्य वस्तुएं क्या कौन कौन से हैं। तो पुल थ्रू मारते हो आप लोग, कैंप गए हो तो पुल थ्रू खींचने के लिए बोला जाता है, तो ये हो जाता है पुल थ्रू, तेल की बोतल, संयोजन उपकरण, गैस रेगुलेटर चाबी, पेचकस, सिलेंडर, चैम्बर ब्रश लिख सकते हो। उसके बाद राइफल सफाई ब्रश, उसके बाद ग्रेफाइट ग्रीस ट्यूब, उसके बाद फलालाइन चिंदी, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, चिंदी, चिंदी ही बोलते हैं, ठीक है, अपने भाषा में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य इतिहास से। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाता है सैन्य इतिहास, जो आप लोगों का NCC हैंडबुक में मिलिट्री हिस्ट्री एंड जियोग्राफी जो टॉपिक है उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि हल्दीघाट के युद्ध पर एक संक्षिप्त नोट लिखो, यहाँ पे पूछा गया है हल्दीघाट के युद्ध पर एक संक्षिप्त नोट लिखें करके। तो वो संक्षिप्त नोट लिखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिखना है रहता है। आप लोगों को मैंने बताया था NCC का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिएंगे, उसी के नीचे 2 से 3 लाइन ब्लैंक छूटा रहेगा, उसी में आप लोगों को सटीक आंसर और सही आंसर लिखना रहता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया, ये लिख देना है एक पॉइंट में, यहाँ पे लिखा है। उसके बाद इसमें लगभग 20,000 राजपूतों और 80,000 मुगल सैनिकों ने भाग लिया, ये अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद यह युद्ध
बहुत ही भीषण एवं अनिर्णित रहा। महाराणा प्रताप इसमें जीवित बच गए थे, किंतु उनका प्रिय अश्वत्थ चेतक उनकी जान बचाते हुए मारा गया था। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हल्दी घाटी युद्ध, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप लोगों को 1 से 2 लाइन में लिखना रहेगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कौन कौन से प्रश्न है देखो। प्रश्न पूछा है अकबर ने मुगल साम्राज्य पर कब शासन किया। तो आप लोगों को बताना है 15 अक्टूबर 1542 से 27 अक्टूबर 1605 तक। अकबर ने मुगल साम्राज्य पर कब शासन किया था। तो 15 अक्टूबर 1542 से 27 अक्टूबर 1605 तक। तो ये जो आप लोगों का टॉपिक है मिलिट्री हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी को बहुत कैडेट पढ़ के नहीं जाते हैं, क्योंकि कम कम क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। और अभी इस टॉपिक के बदले में पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों का, उन लोगों से करेंट का जो जीके जीएस होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ दिए गए थे। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा देख लेना है अभी करेंट में क्या हाईलाइटेड चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी। फिर है 1971 के भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष कौन थे। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे 1971 के भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष कौन थे। तो आप लोगों को बताना है जनरल सैम मानेकशॉ। ठीक है, बाद में फील्ड मार्शल यहाँ पे कोष्टक में और दिए गए हैं। फिर भारत पाक के बीच चौथी लड़ाई कौन सी थी। तो कारगिल युद्ध, याद होगा, पढ़े हैं इसके बारे में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, रिक्त स्थान भरो, मतलब फिल इन द ब्लैंक से प्रश्न पूछा है यहाँ पे। तो भारत के प्रथम चीफ ऑफ स्टाफ खाली स्थान थे, मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे ही स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेगा आपके एनसीसी के हैंडबुक में। तो फील्ड मार्शल KM करियप्पा ये हो जाते हैं भारत के प्रथम चीफ ऑफ स्टाफ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1971 के युद्ध में खालिस्तान से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया था। तो कितना, तो 90,000 आंसर लिखना है आप लोगों को। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम परम वीर चक्र खालिस्तान को प्रदान किया गया था। तो मेजर सोमनाथ शर्मा, ये नाम याद रखना है आप लोगों को, इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है। आप मेजर सोमनाथ शर्मा, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मिस्टेक, हाँ, सर्वप्रथम परमवीर चक्र खालिस्तान को प्रदान किया गया था। तो मेजर सोमनाथ शर्मा, ये नाम याद रखना है। उसके बाद 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के ले जनरल खालिस्तान ने आत्मसमर्पण किया था। तो जनरल AK नियाजी, ये नाम भी याद रखना है आप लोग को। फिर है ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला प्रश्न पूछा है सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। तो ये सही हो जाता है। उसके बाद मेजर शैतान सिंह 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए थे। तो ये भी सत्य हो जाता है। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे रिक्त स्थान में युद्ध के नायकों के सही नाम लिखो। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आज का आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन 70। ये आज के इस क्वेश्चन सेट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, समझो, कैप्टन लिखा है, उसके बाद खालिस्तान दिया है, फिर लेफ्टिनेंट, फिर खालिस्तान, ग्रेनेडियर, फिर खालिस्तान और राइफलमैन खालिस्तान को कारगिल युद्ध के दौरान अभूतपूर्व शौर्य के लिए परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। तो आप लोगों का जो कारगिल युद्ध है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ लेना है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सैन्य इतिहास एवं भूगोल, मतलब मिलिट्री हिस्ट्री एंड जियोग्राफी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, उसके बाद ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, ये नाम याद रखना है, और राइफलमैन संजय कुमार को कारगिल युद्ध के दौरान अभूतपूर्व शान के लिए परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। देखो, बहुत बड़ा प्रश्न है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आंसर देखने के बाद आप लोगों को एक चीज़ समझ आया होगा कि आपके एनसीसी के एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या होता है, कौन से टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चंस है जो बहुत बार पूछा जाता है, या किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है किसी टॉपिक से प्रश्न।
तो सारा चीज़ आप लोगों को मैं डिस्कशन करा दिया हूँ। अब आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, इसको भी पढ़ना है। एनसीसी हैंडबुक टॉपिक वाइज क्लासेस उसको भी ख़त्म करना है। एनसीसी का मैराथन क्लास का सीरीज है उसको भी ख़त्म करना है। एनसीसी टारगेट अल्फ़ा ग्रेड है जो प्लेलिस्ट है इसको भी आप लोगों को ख़त्म करना है। इसके अलावा आपको अपने हैंडबुक से अच्छे से पढ़ लेना है। उसके साथ ही साथ आप लोगों ने जो नोट्स बनाए हैं कैंप के दौरान, एनसीसी परेड्स के दौरान जो पीआई स्टाफ एएनओस के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, वो सारा चीज़ आप लोग नोट करके रखे होंगे, उन सबको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ही आप लोगों का संभव है ए ग्रेड, और ए ग्रेड लाना है तो ये सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,